यस स्टूडेंट्स, आप अपनी नेक्स्ट थ्योरम देखिए। द सेट इनर ऑटोमॉर्फिज्म जी ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ ए ग्रुप जी। इसके बारे में आप पढ़ चुके हो, इनर ऑटोमॉर्फिज्म जी के बारे में। ये INN क्या होता है? ये जी की सभी इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स का एक सेट होता है। हमें प्रूव करना है ये जो INN जो सेट है ये आइसोमॉर्फिक है कोशेंट ग्रुप G/Z के। ओके, तो आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है मतलब हमें एक मैपिंग ऐसी लेनी है फ्रॉम इनर ऑटोमॉर्फिज्म G to G जो 1 1 हो, ऑन 2 हो और जिसका कर्नल ZG हो, तो ये होमो आइसोमॉर्फिज्म प्रूव हो जाएंगे। ठीक है ना। तो हमने एक मैपिंग डिफाइन की F फ्रॉम G to INN G। F हमने एक मैपिंग डिफाइन की, तो F ऑफ क्या मैपिंग, क्या रूल लिया हमने, F ऑफ A इक्वल टू TA इनवर्स। एफ ऑफ ए मतलब जो डोमेन एफ ऑफ जिसकी वैल्यू निकालेंगे वो एलिमेंट हम कहाँ से लेंगे, जी से लेंगे, डोमेन से लेंगे। जो आंसर आएगा वो किसका आएगा, इनर ऑटोमॉर्फिज्म जी का आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे, ये फंक्शन या मैपिंग कैसी है, ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड कैसे प्रूव करते हैं आप सबको पता ही है। हम कोई भी दो एलिमेंट डोमेन में से लेते हैं। यहाँ हमारी डोमेन क्या है, जी है। तो जी में से हमने कोई भी दो एलिमेंट उठाए, ए और बी, हम उनको क्या लेके चलते हैं, इक्वल लेके चलते हैं। ए इज इक्वल टू बी। अब अगर ए और बी इक्वल हैं तो ए इनवर्स और बी इनवर्स भी इक्वल होंगे। ठीक है। और अगर ए इनवर्स और बी इनवर्स इक्वल हैं तो इनकी जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स होगी वो भी इक्वल होनी चाहिए। मतलब टी ए इनवर्स इक्वल टू टी बी इनवर्स। अब टी ए इनवर्स हमारा किसके इक्वल है, एफ ऑफ ए के इक्वल है। तो टी बी इनवर्स किसके इक्वल हुआ, एफ ऑफ बी के इक्वल हुआ। तो ए को हम बी के इक्वल लेके चले और एफ ऑफ ए आपका एफ ऑफ बी के इक्वल आ गया। मतलब फंक्शन कैसा है, वेल डिफाइन है। नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे फंक्शन ऑन टू है। ऑन टू फंक्शन आप सबको पता ही है। आप कोडोमेन का एक एलिमेंट लेके चलोगे और प्रूव करोगे कि वो किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है। तो कोडोमेन क्या है, INN G है। ठीक है ना। कोडोमेन क्या है आपकी, INN G, यानी कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म जी का सेट है कोडोमेन। तो इसका एलिमेंट किस टाइप का होगा, TA। तो हमने इनर ऑटोमॉर्फिज्म जी का एक एलिमेंट लिया TA। अब TA जो आपने इनर ऑटोमॉर्फिज्म जी का एलिमेंट लिया उसमें से A कहाँ से आया है, A आपका G में से आया है। ओके, तो A अगर G में है बट G एक ग्रुप है तो A इनवर्स भी किसको बिलोंग करेगा, G को। और A इनवर्स की जब आप इमेज निकालोगे अकॉर्डिंग टू रूल, देखो आपका रूल क्या था, रूल ये था F ऑफ A इक्वल टू TA इनवर्स। तो अकॉर्डिंग टू रूल एफ ऑफ ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी टी ऑफ ए इनवर्स का इनवर्स। जो आपने एफ डिफाइन किया उसके अकॉर्डिंग आप एफ ऑफ ए इनवर्स की वैल्यू निकालो। और इनवर्स की इनवर्स क्या होती है, वही एलिमेंट आ जाता है। तो एफ ऑफ ए इनवर्स आपका टी ए के इक्वल आ गया। मतलब फंक्शन कैसा है आपका, ऑन टू, क्योंकि आपको टी ए किसी एलिमेंट की इमेज मिल गया। जो कोडोमेन का आपने एलिमेंट लिया टी ए वो आपको किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज मिल गया। मीन्स आपका फंक्शन कैसा है, ऑन टू है। ओके, अब एफ को आप प्रूव करोगे होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म में हम क्या करते हैं, डोमेन के हमने कोई भी दो एलिमेंट ले लिए, ए और बी हमने कोई दो एलिमेंट लिए जो जी को बिलोंग करते हैं। अब एफ हमने क्या डिफाइन किया है, एफ ऑफ ए की वैल्यू टी ए इनवर्स। तो एफ ऑफ ए बी क्या हो जाएगा आपका, टी ऑफ ए बी इनवर्स। ए बी इनवर्स को यू कैन राइट ए बी इनवर्स एज बी इनवर्स ए इनवर्स। एंड टी बी इनवर्स ए इनवर्स को आप पीछे प्रूव कर चुके हो, आप लिख सकते हो टी ए इनवर्स टी बी इनवर्स। Now what is your TA inverse? It is equal to f of A. And what is your TB inverse? It is equal to f of B. तो f of A B आपका क्या बन गया, f of A f of B. This is the condition of homomorphism. So your function f is homomorphism. अब f homomorphism भी हो गया, 1 1 भी हो गया, और सॉरी f homomorphism हो गया और on to prove हो गया। अब हम निकालेंगे f का कर्नल। ओके, कर्नल के बारे में आप पढ़ चुके हो। कर्नल क्या होता है, कर्नल कौन सा सेट होता है, कर्नल में कौन से एलिमेंट्स आते हैं। कर्नल ऑफ एफ इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जी। जी के वो एलिमेंट्स आते हैं जिनकी इमेज, डोमेन के वो एलिमेंट्स आते हैं जिनकी इमेज आइडेंटिटी होती है। आपकी मैपिंग जो फंक्शन एफ सा था वो कहाँ से कहाँ डिफाइन था, फ्रॉम जी टू इनर ऑटोमॉर्फिज्म जी। तो आइडेंटिटी कहाँ से आएगी, इनर ऑटोमॉर्फिज्म जी में से आएगी। ओके, एफ एक्स एफ ऑफ ए आपने क्या डिफाइन किया था, टी ए इनवर्स। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, टी ए इनवर्स। ये आइडेंटिटी मैपिंग होनी चाहिए, यानी कि टी एक्स इनवर्स वाई की वैल्यू आइडेंटिटी वाई के इक्वल होनी चाहिए।
टी एक्स इनवर्स वाई को हम ये डिफाइन करते हैं एक्स वाई एक्स इनवर्स। तो आई वाई क्या हो जाएगा आपका, और आई वाई क्या होता है आपका आइडेंटिटी फंक्शन, आई वाई की वैल्यू वाई के इक्वल होती है। मतलब टी एक्स एक्स वाई एक्स इनवर्स किसके इक्वल हो गया, वाई के। ये जो पीछे वाला एक्स इनवर्स है, यानी हम एक्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से कट जाएगा और यहाँ वाई एक्स आ जाएगा। तो जी के वो एलिमेंट जिनके लिए एक्स वाई किसके इक्वल है, वाई एक्स के इक्वल है, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू जी। एफ में वो एलिमेंट आ रहे हैं आपके कर्नल एफ। कर्नल एफ में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, जो जी के एलिमेंट्स के साथ कम्यूट कर रहे हैं। और इस सेट को हम क्या नाम देते हैं, जेड जी या सेंटर ऑफ जी। तो आपका कर्नल एफ किसके इक्वल हो गया, जेड जी के इक्वल हो गया। अब आप याद करो अपनी फर्स्ट थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म, वो क्या कहती है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म है जो आपकी, आप उसको याद करो। वो क्या कहती है आपको, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म कहती है कि अगर एफ फ्रॉम जी टू इनर ऑटोमॉर्फिज्म जी एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है और इसका कर्नल जेड जी के इक्वल है, देन इनर ऑटोमॉर्फिज्म जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी बाय जेड जी बाय कर्नल एफ, और यहाँ कर्नल एफ क्या है, जेड जी। ये फंडामेंटल थ्योरम का रिजल्ट आप पीछे से देख सकते हो। तो उससे हमें इसको आइसोमॉर्फिक प्रूव करने के लिए सिर्फ जी से इनर ऑटोमॉर्फिज्म जी को होमोमॉर्फिज्म ऑन टू प्रूव करना है और इसका कर्नल निकालना है। तो डायरेक्ट आप इस रिजल्ट पे पहुंच जाओगे बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म से। ठीक है, अब आप अपना नेक्स्ट एग्जांपल देखो। लेट एफ फ्रॉम जी टू जी, एफ एक फंक्शन है आपका जी से जी पे, सच दैट एफ ऑफ ए आपको कैसे डिफाइन कर रहे हो, ए की पावर एन। एफ ऑफ ए को आप क्या डिफाइन कर रहे हो, ए की पावर एन। इट इज़ एन ऑटोमॉर्फिज्म, ये क्या है, एक ऑटोमॉर्फिज्म है। शो दैट, तो शो करो ए की पावर एन माइनस वन किसको बिलोंग करेगा, जेड जी को बिलोंग करेगा। ए की पावर एन माइनस वन हमें प्रूव करना है, जेड जी को बिलोंग करेगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, मतलब कि ए की एन माइनस वन आपका सेंटर ऑफ जी को बिलोंग कर रहा है, यानी कि जी के सभी एलिमेंट के साथ क्या कर रहा है, ये कम्यूट कर रहा है। ओके, अब देखो एफ आपने क्या डिफाइन किया, एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, ए की पावर एन। तो हम लेंगे एफ ऑफ ए की एन माइनस वन एक्स ए की एन। एफ ऑफ ए की वैल्यू अगर ए की एन है तो एफ ऑफ ए की माइनस एन एक्स की ए की एन की वैल्यू हो जाएगी इस सारे एलिमेंट की पावर एन। मतलब ये एलिमेंट कितनी बार आएगा, एन टाइम्स आएगा। ओके, एसोसिएटिविटी से हमने ये बीच वाले ए की एन ए माइनस एन है ना, ये इकट्ठे कर लिए, ये सारे आइडेंटिटी बन जाएंगे। तो बीच में आपका सिर्फ एक्स रह जाएगा एन टाइम्स, ये आइडेंटिटी ये भी आइडेंटिटी, तो ये एक्स 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 एन टाइम्स एक्स रह जाएंगे आपके पास। तो देखो ये एलिमेंट आपके आइडेंटिटी बन चुके हैं, ए की माइनस एन और ए की एन, ये बीच में एक्स रह गया आपका एन टाइम्स। ठीक है, अब एफ ऑफ ए आपने क्या डिफाइन किया था, ए की एन, तो ए की माइनस एन एफ ऑफ ए इनवर्स, एक्स की एन बन गया एफ ऑफ एक्स और ए की एन बन गया एफ ऑफ ए। एफ का रूल देख सकते हो। अब एफ क्योंकि होमोमॉर्फिज्म है, हमें ऑटोमॉर्फिज्म दे रखी है, तो आप इसको कंबाइन करके लिख सकते हो, एफ ऑफ ए की माइनस वन ए इनवर्स एक्स ए। ओके, अब उधर क्या था, एफ ऑफ ए की माइनस एन एक्स ए की एन, क्योंकि एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म है वन वन, इट मीन्स सॉरी ऑटोमॉर्फिज्म है वन वन है। तो ये अगर इमेजेस इक्वल है तो अंदर वाले एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए, एलिमेंट हमने इक्वल ले लिए। ए की एन से दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई कर दी, ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दी। ये ए की एन ए की माइनस एन आइडेंटिटी बन गया, आपके पास बचा एक्स ए की एन और ए इनवर्स। इधर से ये ए और ए इनवर्स आइडेंटिटी बन गया, आपके पास बचा ए की एन ए इनवर्स और एक्स। इसको यू कैन राइट दिस एज एक्स ए की एन माइनस वन and this is equal to a की n minus 1 into x and this is true for all a and x belongs to g। अब देखो a की n minus 1 क्या कर रहा है, ये g के एलिमेंट्स के साथ कम्यूट कर रहा है। अब जो एलिमेंट g के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है वो किसको बिलोंग करेगा, जेड जी को बिलोंग करेगा। तो बाय डेफिनेशन a की n minus 1 बिलोंग्स टू जेड जी। यही हमें प्रूव करना था कि a की n minus 1 किसको बिलोंग कर रहा है, जेड जी को। नेक्स्ट है लेट जेड जी बी द सेंटर ऑफ द ग्रुप जी। जेड जी अगर ग्रुप जी का सेंटर है
एंड इफ जी बाई जेड इज साइक्लिक, और जी बाई जेड साइक्लिक है, जी बाई जेड ये क्वोशंट ग्रुप है, ये साइक्लिक है, तो प्रूव करना है कि जी एबिलियन है। अगर जी बाई जेड साइक्लिक है तो जी को हमें क्या प्रूव करना है, एबिलियन। अब आपको प्रूव करना है जी बाई जेड अगर साइक्लिक है तो जी कैसा ग्रुप है, एबिलियन है। अब जी बाई जेड आपको कैसा दिया हुआ है, साइक्लिक दिया हुआ है, तो साइक्लिक ग्रुप कौन सा होता है, जिसका कोई ना कोई जनरेटर होता है, तो जी बाई जेड का क्या होगा, एक जनरेटर होगा। अब जी बाई जेड क्या है, कोशेंट ग्रुप है, जिसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे, जेड के कोसेट्स होंगे इसके एलिमेंट, तो इसका जनरेटर भी एक कोसेट ही होगा, तो वो कोसेट हमने क्या ले लिया, जेड इंटू जी। जहाँ पर हम ये स्मॉल जी कहाँ से लेंगे, ऊपर वाले ग्रुप में से, इस जी में से लेंगे, यहाँ पे ये स्मॉल जी कहाँ से आएगा, ग्रुप जी में से आएगा। ओके, नाउ लेट ए बी बिलोंग्स टू जी, क्योंकि हमें जी को एबिलियन प्रूव करना है, जी के हमने कोई जनरल एलिमेंट ले लिए ए और बी, तो जेड ए किसको बिलोंग करेगा, जी बाई जेड को। कोसेट्स के बारे में पढ़ा है आपने, जी बाई जेड में किस तरह के एलिमेंट आते हैं, जो जेड के कोसेट्स होते हैं, जो जेड के और जी के एलिमेंट्स को ऑपरेट करने से आते हैं, यानी जेड ए किसको बिलोंग करेगा, जी बाई जेड को। अब जेड ए जी बाई जेड को बिलोंग कर रहा है और जेड जी इसका जनरेटर है, साइक्लिक ग्रुप भी आपने पढ़ा हुआ है, तो जो किसी ग्रुप का जनरेटर होता है उस ग्रुप के सभी एलिमेंट उसकी पावर के फॉर्म में होते हैं, मतलब जेड ए यू कैन राइट जेड ए एज जेड जी की पावर एन। ये आप कोसेट्स वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो, जेड जी की एन को आप लिख सकते हो जेड इंटू जी की एन फॉर सम इंटीजर एन। ये देखो, बिकॉज जेड इज ए नॉर्मल सब ग्रुप, सो जेड एक्स इंटू जेड वाई इक्वल टू जेड एक्स वाई, तो जेड जी की एन को लिख सकते हो जेड इंटू जी की पावर एन। नाउ जो ए एलिमेंट है वो जेड ए को बिलोंग करेगा, और जेड ए किसके इक्वल है, जेड जी की एन के, तो ए जेड जी की एन को भी बिलोंग करेगा। अब जेड जी की एन में किस तरह के एलिमेंट आएंगे, जी की पावर एन की जेड के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके, तो ए इक्वल टू स्मॉल जेड वन, ये जेड का एक एलिमेंट है, इंटू जी की पावर एन। ठीक है, सिमिलरली बी जो है उसको हम लिख सकते हैं जेड टू इंटू जी की पावर एम। ठीक है, बी हमने कोई इसी तरह से जैसे हमने ए लिया है वैसे बी पे भी यही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे सारा का सारा, तो बी इक्वल टू आ जाएगा स्मॉल जेड टू इंटू सम जी की पावर एन, जहाँ पर जेड टू किसको बिलोंग कर रहा है, जेड को। नाउ ए इंटू बी, ए इसके इक्वल है, ए की वैल्यू पुट कर दी, बी हमारा इसके इक्वल आया, बी की वैल्यू पुट कर दी, जेड वन जी की एन इंटू जेड टू जी की एम। अब जेड वन जेड टू आपके कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, सेंटर से बिलोंग कर रहे हैं, तो जेड वन इंटू जेड टू को आप क्या लिख सकते हो, जेड वन जेड टू जी की एन इंटू जी की एम, क्योंकि सेंटर को बिलोंग कर रहे हैं, ये जी के एलिमेंट से कम्यूट करेंगे, तो आप जी की एन को पीछे लेके जा सकते हो, जेड टू को आगे लेके आ सकते हो, ये बन गया जी की पावर एन प्लस एम। सिमिलरली आप बी इंटू ए लेके चलोगे, ये भी सेम आ जाएगा, जी जेड वन टू जेड वन इंटू जी की पावर एम प्लस एन, तो ए भी आपका किसके इक्वल आ गया, बी ए के, हैंस जी इज एबिलियन, मतलब आपका जो ग्रुप जी है वो कैसा है, एबिलियन है। ओके, यही आपको प्रूव करना था। अब आप अपना नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, लेट जी बी ए नॉन एबिलियन ग्रुप, जी एक नॉन एबिलियन ग्रुप है और जी का जो ऑर्डर है वो पी क्यूब है, यहाँ पर पी क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो जी का ऑर्डर किसी प्राइम नंबर के क्यूब की पावर के फॉर्म में है, जैसे कि 125 है, 5 का क्यूब हो गया, 5 एक प्राइम नंबर है, 343 है वो 7 का क्यूब है, 7 एक प्राइम नंबर है, इस टाइप का ऑर्डर है जी का, जो किसी प्राइम नंबर की पावर 3 की फॉर्म में है। हमें ये प्रूव करना है जो जेड जी का ऑर्डर है वो पी है, अगर जी का ऑर्डर पी क्यूब है तो उसके सेंटर का ऑर्डर पी आएगा, अगर जी का ऑर्डर 125 है तो सेंटर का ऑर्डर कितना आएगा, 5 आएगा, तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। ओके, या हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि पी एक प्राइम नंबर है और जी एक नॉन एबिलियन ग्रुप पी क्यूब का है, ऑर्डर का है, तो जेड जी में एग्जैक्टली पी एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, नाउ जी का ऑर्डर कितना है, पी क्यूब है, ठीक है, सो जेड जी इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, तो जेड जी हमारा आइडेंटिटी के इक्वल पॉसिबल नहीं है, यानी कि जेड का ऑर्डर 1 से ग्रेटर तो होगा ही होगा। अब जेड जी क्या है, आप जेड जी को प्रूव कर चुके हो, जी का क्या है, सब ग्रुप है, और सब ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइजर होता है, तो जेड जी का ऑर्डर जो है वो पी क्यूब को डिवाइड करेगा ही करेगा। अब पी एक प्राइम नंबर है तो पी क्यूब को सिर्फ 3 ही एलिमेंट डिवाइड करेंगे, पी, पी स्क्वायर या पी क्यूब,
ओके, क्योंकि p एक प्राइम नंबर है, ये नंबर्स की प्रॉपर्टी है, तो प्राइम नंबर को p क्यूब को सिर्फ 3 ही नंबर डिवाइड कर सकते हैं, p स्क्वायर या p का क्यूब। अब हम ZG के 3 ही ऑर्डर मान सकते हैं, p स्क्वायर और p क्यूब। अब फर्स्ट केस लेके चलो, अगर ZG का ऑर्डर p क्यूब है तो ZG और का ऑर्डर और G का ऑर्डर सेम हो गया, मतलब जितने G में एलिमेंट है वो सारे ZG में आ जाएंगे। अब ZG अगर पूरा का पूरा ही G के इक्वल हो गया, यानी कि G के सभी एलिमेंट आपस में कम्यूट कर रहे हैं, तो G कैसा बन गया, एबिलियन। लेकिन हमें ये कंडीशन दी हुई है कि G नॉन एबिलियन है, तो ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है, हम यहाँ कंट्राडिक्शन पे आ जाते हैं। तो ZG का ऑर्डर p क्यूब पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट केस हम लेके चलते हैं, अगर ZG का ऑर्डर p स्क्वायर है। ओके, नाउ ऑर्डर ऑफ G बाई ZG, ये कोसेट्स वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है, G बाई ZG का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ ZG। अब G का ऑर्डर p क्यूब है और ZG का ऑर्डर हम p स्क्वायर मान के चल रहे हैं, तो G बाई ZG का ऑर्डर क्या आ गया, p आ गया। नाउ p इज गिवन टू बी अ प्राइम नंबर, p आपको प्राइम नंबर गिवन है, तो G बाई ZG का ऑर्डर एक प्राइम नंबर आ गया। यू हैव प्रूव्ड दिस कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, प्राइम ऑर्डर के हर एक ग्रुप साइक्लिक होते हैं, तो G बाई ZG कैसा हो गया, साइक्लिक हो गया। और G बाई ZG अगर साइक्लिक है तो G कैसा होगा, एबिलियन होगा। बट अगेन हम कॉन्ट्राडिक्शन पे पहुंच गए, बिकॉज वी आर गिवन G इज नॉन एबिलियन, तो ZG का ऑर्डर p स्क्वायर भी पॉसिबल नहीं है, तो ZG का ऑर्डर p क्यूब भी नहीं हो सकता, p स्क्वायर भी नहीं हो सकता, तो क्या बचा, सिर्फ p बचा। तो ऑर्डर ऑफ ZG आपका किसके इक्वल आ गया, p के इक्वल आ गया। तो ZG का एक ही ऑर्डर पॉसिबल है, p। तो इसी पे बेस्ड एक एग्जांपल है हमारे पास कि जैसे इसने दे दिया यहाँ पर, अगर ग्रुप का ऑर्डर 343 है तो आप ZG में बताओ कि 7 एलिमेंट आएंगे। इसमें p क्यूब की जगह एक प्रैक्टिकल वैल्यू दे दी, न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी इसने, उसमें ये जनरल p क्यूब मतलब सभी प्राइम नंबर्स के क्यूब के लिए बात कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में ये सिर्फ एक प्राइम नंबर की बात कर रहा है कि अगर ZG का ऑर्डर 7 के क्यूब है, सॉरी G का ऑर्डर अगर 7 की क्यूब है तो ZG का ऑर्डर 7 होगा। तो सेम पिछले क्वेश्चन की लाइंस पे चलेंगे हम, ठीक है। G का ऑर्डर 7 की क्यूब है, सो Z इज़ नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, तो ZG का ऑर्डर क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। अब ZG का सब ग्रुप है तो ऑर्डर Z का ऑर्डर G के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, यानी कि 7 के क्यूब को डिवाइड करेगा। लेकिन 7 एक प्राइम नंबर है, तो 7 क्यूब को 4 ही एलिमेंट्स डिवाइड करेंगे, 1 7 7 स्क्वायर 7 क्यूब। पिछले क्वेश्चन में हम 7 की जगह p लेके चल रहे थे, इस क्वेश्चन में हम 7 लेके चल रहे हैं। तो अब Z के 3 ही ऑर्डर पॉसिबल हैं, क्योंकि Z का ऑर्डर हम 1 से बड़ा मान लेके चल रहे हैं, तो Z के 3 ही ऑर्डर पॉसिबल हैं, 7 7 स्क्वायर या 7 का क्यूब। तो अगर Z का ऑर्डर 7 क्यूब हो जाता है तो Z एबिलियन हो जाएगा। अगर 7 स्क्वायर हो जाता है तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह G बाई Z का ऑर्डर 7 आ जाएगा, G बाई Z साइक्लिक बन जाएगा, G एबिलियन बन जाएगा, फिर कॉन्ट्राडिक्शन। तो Z का एक ही ऑर्डर पॉसिबल है, कौन सा, 7। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, इफ ZG इज द सेंटर ऑफ ग्रुप G, ZG क्या है, G का सेंटर है, A ZG को बिलोंग कर रहा है, देन शो दैट द सब ग्रुप ऑफ G जनरेटेड बाय A, G का ऐसा सब ग्रुप जो A से जनरेट हो रहा है वो G का नॉर्मल सब ग्रुप है, वो क्या है, G का नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, सेंटर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, सेंटर में G के वो एलिमेंट आएंगे जो G के सभी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट कर रहे हैं। Z बिलोंग्स टू G सच दैट ZX इक्वल टू XZ। अब A ये क्या कह रहा है, किसको बिलोंग कर रहा है, ZG को, और H हमने एक G का सब ग्रुप लेना है जो A से जनरेट हो रहा है, H इज जनरेटेड बाय A। ओके, तो स्मॉल h हमने h का अगर कोई एलिमेंट ले लिया तो h a से जनरेट हो रहा है, मतलब h का एलिमेंट a की पावर की फॉर्म में होगा, यानी h को हम लिख सकते हैं a की पावर n वेयर n इज सम इंटीजर। x हमने g का एक एलिमेंट लिया, अब हमें क्या प्रूव करना है, h क्या है, g का नॉर्मल सब ग्रुप है, h को नॉर्मल प्रूव करना है। तो नॉर्मल कैसे प्रूव होगा, x एक हमने g का एलिमेंट लिया, h हमने h का एलिमेंट लिया और इनटू में x इनवर्स। अब h की देखो वैल्यू पुट कर दी a की n, ठीक है, ये चीज़ आप प्रूव कर चुकी हो कि x a की n x इनवर्स को आप लिख सकते हो x a x इनवर्स की पावर n। ये देखो, ये चीज़ आप प्रूव करके आ चुके हो पीछे से, ठीक है। अब
ए किसको बिलोंग कर रहा है, ए सेंटर को बिलोंग कर रहा है, तो x इंटू ए को लिख सकते हो आप a इंटू एक्स। क्यों, क्योंकि सेंटर में वो एलिमेंट आते हैं जो a के साथ क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। तो x इंटू ए को आपने लिख दिया a इंटू एक्स, और x इंटू एक्स इनवर्स फिर आपका आइडेंटिटी बन गया, तो ये आ गया आपका a की n। लेके क्या चले थे आप, x से x इनवर्स आपका a की n के इक्वल आ गया। अब a की n किसको बिलोंग कर रहा है, h को, मतलब x इनवर्स किसको बिलोंग कर रहा है, h को। तो इसी से h क्या प्रूव हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप, क्योंकि नॉर्मल के लिए हमें यही प्रूव करना होता है। तो यहाँ पर h आपका क्या बन गया, g का एक नॉर्मल सब ग्रुप। ओके, आगे देखो आप, कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप क्या होता है। लेट जी बी ए ग्रुप, जी आपका एक ग्रुप है, एच जी का एक सब ग्रुप है। एच इज सेड टू बी कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप। एच को आप जी का कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप कब कहोगे, इफ टी ऑफ एच इज कंटेन्ड इन एच फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू ऑटोमॉर्फिज्म जी। तो एच को हम जी का कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप कब कहेंगे, अगर टी ऑफ एच किस में कंटेंट कर रहा है, एच में कंटेंट कर रहा है। इसका मीनिंग समझ गए आप, यानी कि जब हम एच के एलिमेंट्स की टी इमेजेस निकालेंगे, जो वो सेट बनेगा वो सारे के सारे एलिमेंट किसको बिलोंग करने चाहिए, एच को। ओके, अब एग्जांपल देखो, शो दैट ए कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप इज ए नॉर्मल सब ग्रुप इज द कन्वर्स ट्रू। जो कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप है वो नॉर्मल होगा, ये तो कंपलसरी है, लेकिन ये पूछ रहा है क्या कन्वर्स ट्रू है या नहीं है, मतलब जो नॉर्मल सब ग्रुप है वो कैरेक्टरिस्टिक है या नहीं है। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक को हमें नॉर्मल प्रूव करना ही करना है, यानी कि एक हम कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप लेके चलेंगे और प्रूव करेंगे कि वो नॉर्मल भी है। तो एच हमने जी का एक कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप ले लिया। अभी अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है, कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टी ऑफ एच किस में कंटेन करेगा, एच में, जहाँ पर टी क्या है, एक जी की ऑटोमॉर्फिज्म है। अब हमें एच को क्या प्रूव करना है, नॉर्मल। नॉर्मल प्रूव करने के लिए वही एक ही कंडीशन है, ए आपने जी का एलिमेंट लिया और एक्स किसका एलिमेंट लिया, एच का। ओके, अब टी ए इनवर्स एच किस में कंटेन करेगा, एच में। क्यों, क्योंकि एच हमें कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है, और टी ए इनवर्स एच क्या है, एक इनर ऑटोमॉर्फिज्म है, ये आप सबको पता ही है। ओके, नाउ टी ए इनवर्स एक्स को आप डेफिनेशन से क्या लिख सकते हो, ए एक्स ए इनवर्स लिख सकते हो। ओके, टी ए इनवर्स एक्स। अब टी ए इनवर्स एक्स यानी एक्स की इमेज जो टी ए इनवर्स के अंडर निकालनी है, ये किस में जाएगी, टी ए इनवर्स एच में जाएगी, क्योंकि एक्स किसका एलिमेंट है, एच का एलिमेंट है। और टी ए इनवर्स एच किस में कंटेंड है, एच में। टी ए इनवर्स एच किस में कंटेंड है, एच में, यानी कि ये जो इमेज आई है ये कहाँ पहुँच गई आपकी, एच में पहुँच गई। और ये किसके इक्वल है, ए एक्स ए इनवर्स के, मतलब ए एक्स ए इनवर्स कहाँ पहुँच गया आपका, एच में पहुँच गया। यही हमारी नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन है। तो एच क्या हो गया, जी का नॉर्मल सब ग्रुप। तो कोई भी सब ग्रुप जो आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा वो कैसा भी होगा, नॉर्मल भी होगा। बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, ये हम आगे देखेंगे, एक एग्जांपल देंगे इसके लिए कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, मतलब नॉर्मल है लेकिन वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक है, तो एच हमने एक नॉर्मल सब ग्रुप लिया जी का, तो हम प्रूव करेंगे कि वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो जी हमने एक ग्रुप लिया, जी में ये चार एलिमेंट लिए, आइडेंटिटी ए बी एंड ए बी, जहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू, बी स्क्वायर की वैल्यू और ए बी स्क्वायर की वैल्यू आइडेंटिटी है, और ए बी की वैल्यू बी ए के इक्वल है। ये हमने एज्यूम कर लिया, जी के एलिमेंट्स की ये प्रॉपर्टीज हमने एज्यूम की हैं। और जी एक एबिलियन ग्रुप है, जी का ऑर्डर कितना है, 4 है। एच हमने जी का एक सब ग्रुप लिया, एच में ये दो एलिमेंट ले लिए, ई और ए। ओके, एच हमने क्या ले लिया, जी का एक सब ग्रुप। नाउ इंडेक्स का ये फॉर्मूला आप सबको पता है, एच का इंडेक्स निकालने का क्या फॉर्मूला है, ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ एच। जी का ऑर्डर 4, एच का ऑर्डर 2, कट करके कितना आ गया, 2 आ गया। तो एच का इंडेक्स किसके इक्वल आ गया, 2 के। नाउ एवरी सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 इज ऑलवेज नॉर्मल। सो एच कैसा सब ग्रुप बन गया आपका, नॉर्मल सब ग्रुप बन गया। अब हम ये प्रूव करेंगे कि एच नॉर्मल है लेकिन कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो हमने एक ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन की, टी फ्रॉम जी टू जी, सच दैट टी ऑफ ए इक्वल टू बी, टी ऑफ बी इक्वल टू ए एंड टी ऑफ ए बी इक्वल टू ए बी, टी ऑफ आइडेंटिटी इक्वल टू आइडेंटिटी। ओके, टी बिलोंग्स टू ऑटोमॉर्फिज्म। यू कैन चेक कि ये ऑटोमॉर्फिज्म की सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रही है।
इट इज होमोमॉर्फिज्म 1 1 एंड ऑन 2। लेकिन अब टी ऑफ ए की वैल्यू देखो, टी ऑफ ए की वैल्यू किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। ए तो एच का एलिमेंट है देखो, लेकिन टी ऑफ ए जो आंसर आया है वो एच में है ही नहीं, यानी कि टी ऑफ एच जो है वो एच में कंटेंट नहीं कर रहा है। हैंस एच इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप जी। तो यहाँ से हमारा क्या प्रूव हो गया कि अगर करेक्टरिस्टिक है तो नॉर्मल होगा, बट नॉर्मल है तो ये कन्वर्स नेसेसरी ट्रू नहीं है कि वो करेक्टरिस्टिक भी होगा। ओके, थैंक यू।